अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम एक और लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और आज हमारा टॉपिक जो डिस्कशन का है वो है म्यूज़िकल साउंड एंड नॉइस। देखें, साउंड को हम दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। एक साउंड ऐसा होता है जो लिसनर का मूड अच्छा कर देता है और एक साउंड ऐसा होता है जो लिसनर का मूड जो है वो बिगाड़ देता है। तो जो साउंड लिसनर का मूड अच्छा कर देगा हम उसको म्यूज़िकल साउंड कहेंगे और जो साउंड लिसनर का मूड ख़राब कर देगा यानी अनप्लेजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा उसको हम नॉइस कहेंगे। सो म्यूज़िकल साउंड की डेफिनेशन क्या है? म्यूज़िकल साउंड, द साउंड which produces the pleasant effect on listener is called म्यूज़िकल साउंड। जिस तरीके से गिटार का साउंड है वो म्यूज़िकल साउंड है क्योंकि वो लिसनर को अच्छा लगता है। अच्छा, अब ये जो म्यूज़िकल साउंड होता है ये हमेशा इसमें जो वेरिएशंस होती हैं यानी इसमें जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो रेगुलर होती हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं इट इज़ सिमेट्रिकल, रेगुलर एंड हैविंग पीरियोडिक फ्लक्चुएशन। इसमें जो वेरिएशन होगी वो पीरियोडिक वेरिएशन होंगी, फ्लक्चुएशन जो होंगी वो एक पीरियोडिक होंगी। इस तरीके से अब हम डिस्कस करेंगे नॉइस। सो व्हाट इज नॉइस? तो हम कहते हैं द साउंड विच प्रोड्यूसेस अनप्लेजेंट इफेक्ट्स ऑन लिसनर। द साउंड विच प्रोड्यूसेस अनप्लेजेंट effect on listener is called noise। नॉइस जो होगा ना उसमें पहली बात तो ये वो असिमेट्रिकल होगा, इरेगुलर होगा और उसमें नॉन पीरियोडिक फ्लक्चुएशन होगी। तो इसलिए हम लिखेंगे कि इट इज़ असिमेट्रिकल होगा, इरेगुलर होगा and having non-periodic फ्लक्चुएशन। उसमें जो वेरिएशन होंगी वो एक जैसी नहीं होंगी, तो हम उसको नॉइस कहते हैं। अब हम डिस्कस करने जाएंगे, जैसे अगर आप नॉइस का एग्जांपल देखें तो ओपनिंग ऑफ डोर, जब ये डोर ओपन होता है तो इससे भी एक साउंड यानी नॉइस प्रोड्यूस होता है। तो दरवाज़ा जब खुलता है या बंद होता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है और वो हमें लिसनर को अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम उसको नॉइस भी कहते हैं। और अगर आप उसका एनालिसिस करेंगे तो वो आप देखेंगे वो असिमेट्रिकल होगा, इरेगुलर होगा और उसमें नॉन पीरियोडिक फ्लक्चुएशन होगी। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूज़िकल साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूज़िकल साउंड। म्यूज़िकल साउंड की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी बेसिस पे हम आइसोलेट कर सकते हैं कि ये साउंड अलग है और ये साउंड अलग है। हम उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। सो बेसिकली आप लोगों को पता है कि साउंड एक किस्म की वेव है और वेव कुछ भी नहीं है बल्कि कैरियर ऑफ एनर्जी है। तो जब हम इंटेंसिटी की बात करते हैं तो सपोज अगर मैं सोर्स हूँ, मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो जब मैं साउंड प्रोड्यूस करूँगा तो यहाँ से एक वेव जनरेट होगी, वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में ट्रेवल करेगी। तो इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो इंटेंसिटी की डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी radiated per unit area per unit time by sound is called intensity। यानी एक सेकंड में कितनी एरिया में से
एनर्जी जो है प्रोपोगेट हो रही है। सो इंटेंसिटी होगी, यानी अगर आप इसका यूनिट देखना चाहेंगे, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। सो एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम हम इसको कहते हैं पावर, तो इसलिए हम इसका यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर भी रख सकते हैं। तो वाट पर मीटर स्क्वायर इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, अब ये जो साउंड की इंटेंसिटी होती है इसको हम मेजर कैसे करते हैं वो एक अलग चैप्टर है, पर यहाँ पे कुछ इंटेंसिटीज़ में आपको नोट करवाऊंगा जो आप लोगों को याद रखनी होंगी। एक होता है कि जब हम जज्बाती होके बात करते हैं, यानी लाउडली जब हम बात करते हैं, तो जब हम लाउडली बात करेंगे तो उस साउंड की इंटेंसिटी 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर होगी। ये वो साउंड है जब हम लाउडली बात करते हैं। द intensity of sound when we speak loudly, जब हम लाउडली बात करते हैं। पर जब हम बिल्कुल बारीक टोन में बात करते हैं ताकि दूसरा कोई ना सुन सके, विदाउट विस्परिंग, कान में बात नहीं करें पर बिल्कुल लाइट टोन से बात करें, तो उसकी इंटेंसिटी होती है 10⁻⁻7 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसको कहते हैं कि भाई विदाउट विस्परिंग, यानी विदाउट विस्परिंग, या हम ऐसे कह सकते हैं लो एम्पलीट्यूड स्पीकिंग, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, अब दो बातें होती हैं। देखें, जैसे ही हम साउंड की इंटेंसिटी कम करते जाते हैं तो आखिरी हद होती है जब हम इंटेंसिटी को और मज़ीद कम करेंगे तो वो साउंड हमें सुनने में नहीं आता है। जो साउंड हमें सुनने में नहीं आएगा उसको फेंटेज साउंड कहते हैं। यानी फेंटेज साउंड वो साउंड होता है जो हमारा एयर सुन नहीं सकता। ठीक है, तो व्हाट इज उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? उसकी इंटेंसिटी है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड फेंटेस्ट साउंड। ठीक है, तो कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं कि फेंटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी बताओ। यानी अगर किसी भी साउंड की इंटेंसिटी 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर से कम होगी वो साउंड हमें सुनाई नहीं देगा। अच्छा, जब साउंड की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है तो हमारे एयर के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं। यानी हमारा जो एयर ड्रम है वो एक मखसूस हद तक साउंड की इंटेंसिटी को टॉलरेट कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा इंटेंसिटी होगी ना तो हमारे एयर ड्रम में डैमेजेस आएंगे। उसको कहते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। इसको कभी कभी थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग भी कहते हैं। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग यानी हियरिंग शुरू हो जाए। तो अगर किसी भी साउंड की इंटेंसिटी 10⁻⁻12 से बिलो होगी सुनने में नहीं आएगा। 10⁻⁻12 से जैसे ही ऊपर होती जाएगी वो साउंड हमें सुनने में आएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो मैंने बताया, जिसको हम कहते हैं कौन सा साउंड? थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। यानी ये वो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला साउंड है जिस पे हमारे लिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हमारा एयर ड्रम डैमेज हो सकता है, और इसकी इंटेंसिटी होती है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। और जब हम नॉर्मल बातचीत करते हैं, जैसे अभी मैं आपसे नॉर्मली बोल रहा हूँ, इस साउंड की इंटेंसिटी होती है 10⁻⁻6 वाट पर मीटर स्क्वायर। इसको कहते हैं नॉर्मल कन्वर्जेशन। तो जब हम नॉर्मल कन्वर्जेशन करते हैं तो उस साउंड की इंटेंसिटी 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे साउंड की इंटेंसिटी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास फैक्टर है वो है डिस्टेंस ऑफ लिसनर फ्रॉम सोर्स।
देखें, ये एक आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब आप सोर्स के नज़दीक होते हैं तो आपको ये लगता है कि साउंड की इंटेंसिटी ज़्यादा है। जितना ही आप सोर्स से दूर होते जाते हैं आपको ये लगता है कि साउंड की इंटेंसिटी कम हो रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंटेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। सपोज करें अगर ये एक सोर्स पड़ा हुआ है, ये एक लाउड स्पीकर पड़ा हुआ है, ये एक बंदा है, दूसरा बंदा ये है, तो इसको यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी और यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो कम होगी, क्योंकि इसका डिस्टेंस सोर्स से ज़्यादा है। दूसरा जो फैक्टर है वो है दी एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, यानी साउंड वेव का जो एम्पलीट्यूड है उस पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए हम कहेंगे इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। अगर आप एम्पलीट्यूड को डबल करेंगे, एम्पलीट्यूड को डबल करने से इंटेंसिटी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। और तीसरा फैक्टर होता है द सरफेस एरिया, इसको मैं x0 से शो कर रहा हूँ। द सरफेस एरिया ऑफ सोर्स की सरफेस एरिया। आपने देखा होगा आपके स्कूल में एक छोटा सा बेल हो सकता है, ठीक है, और एक बड़ा बेल हो सकता है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब आप इस बेल को, जैसे जब स्कूल में या कॉलेज में हाफ टाइम होता है तो इस बेल को रन करते हैं। अगर हम इस बेल को रन करेंगे तो जो साउंड प्रोड्यूस होगा उसकी इंटेंसिटी कम होगी, पर अगर हम इस बेल को डिस्टर्ब करेंगे तो साउंड की इंटेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है और इसकी सरफेस एरिया कम है। सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द सोर्स। तो ये वो फैक्टर हैं जिन पे इंटेंसिटी जो है डिपेंड करती है। अब हम बात करेंगे, दूसरा टॉपिक है हमारे पास, इसको कहते हैं लाउडनेस। ठीक है, लाउडनेस की सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। लाउडनेस क्या है? इट इज auditory sensation. It is auditory sensation produced by sound, ठीक है, in listener. It depends upon intensity as well as air response of human। देखें, ये हमारा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि हम दो बंदे, सपोज करें ये लाउड स्पीकर है और दोनों बंदे इस लाउड स्पीकर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, पर ये बंदा कह रहा है कि भाई ये जो साउंड है मुझे सुनने में कम आ रहा है, और ये वाला बंदा कह रहा है कि ये साउंड मुझे सुनने में ज़्यादा आ रहा है। हर एक बंदे की अपनी अपनी सुनने की कैपेसिटी होती है, तो हर बंदे की जो सुनने की कैपेसिटी होती है उसको हम लाउडनेस कहते हैं। इंटेंसिटी एक प्योर फिजिकल क्वांटिटी होती है, यानी वो लिसनर पे डिपेंड नहीं करती है, पर जो लाउडनेस है वो लिसनर पे डिपेंड करती है। तो लाउडनेस की सिंपल डेफिनेशन ये है कि साउंड कितनी अच्छे तरीके से हमारे लिसनर को सुनने में आ रहा है। सो द ऑडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस बाय द साउंड इन लिसनर, यानी इस साउंड ने लिसनर में को कितना ऑडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस किया। अगर ज़्यादा ऑडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस किया तो हम कहेंगे लाउडनेस ज़्यादा है, अगर कम प्रोड्यूस किया तो हम कहेंगे लाउडनेस कम है। लाउडनेस जो होगी वो डिपेंड करेगी इंटेंसिटी पे। अगर इंटेंसिटी साउंड की ज़्यादा होगी डेफिनेटली लाउडनेस भी ज़्यादा होगी, पर ये ह्यूमन एयर के रिस्पांस पे भी डिपेंड करेगी। अगर एक आदमी बहरा है जिसको सुनने में कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, तो भले आप कितनी भी इंटेंसिटी साउंड की बढ़ा दो वो कहेगा भाई नहीं मुझे सुनने में नहीं आ रहा। तो लाउडनेस को आप थोड़ा सा समझ लें। लाउडनेस का जो SI यूनिट है, इट्स SI यूनिट इज सोन। सोन जो है वो लाउडनेस का SI यूनिट है, और ये आपको याद रखना चाहिए, 1 सोन जो होता है वो 40 डेसिबल के बराबर होता है एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखें एक साउंड हमारे पास है, उसकी इंटेंसिटी भले कितनी भी हो पर वो हमें सुनने में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है वो साउंड या तो इंफ्रासोनिक है, वो साउंड या तो अल्ट्रासोनिक है। आपको पता है अल्ट्रासोनिक साउंड भी हम सुन नहीं सकते, इंफ्रासोनिक साउंड भी हम सुन नहीं सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक साउंड जो है वो 40 dB के बराबर है, पर तब जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज रखेंगे। पर अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो फिर एक साउंड 40 dB के बराबर नहीं होगा, कुछ और वैल्यू के बराबर होगा। बहरहाल इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको ये बात याद रखनी है। अब आप ये नोट करें तो फिर आगे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे वेबर फ्रेंचनल लॉ। देखें अभी आपने देखा सुना, मेरा लेक्चर जो मैंने दिया अभी उसमें मैंने बताया कि भाई अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे तो लाउडनेस भी बढ़ेगी। अब हम इनका रिलेशन देखना चाहते हैं, क्या ऐसा होता है कि अगर हम इंटेंसिटी को डबल कर दें तो लाउडनेस भी डबल हो जाए? तो ऐसा नहीं होता है। हम कहते हैं इनका जो रिलेशनशिप आपस में है वो लॉगरिथम के हिसाब से है। यानी इसका मतलब ये है कि हम कहते हैं कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी, यानी द लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल The loudness is directly proportional to the log of intensity, यानी intensity is directly proportional, loudness is directly proportional to logarithm of intensity। इसको कहते हैं वेबर फ्रेंचनल लॉ। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। इसका मतलब ये है कि अगर हम लाउडनेस को डबल करना चाहते हैं तो लाउडनेस को डबल करने के लिए हम इंटेंसिटी को 100 टाइम्स बढ़ाएंगे, क्योंकि जब हम इंटेंसिटी को 100 टाइम्स बढ़ाएंगे तो 100 का लॉगरिथम 2 निकलेगा। इस हिसाब से हमारी कैलकुलेशन होगी। अब हम एक और टर्म डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल मतलब हम दो साउंड्स की लाउडनेस को कंपेयर करवाना चाहते हैं। जब हम दो साउंड की लाउडनेस को कंपेयर करवाएंगे तो बेसिकली हम इंटेंसिटी लेवल निकाल रहे हैं। जब हम दो साउंड की लाउडनेस को कंपेयर करवाते हैं तो हमें क्या होता है, एक साउंड हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट होता है और उस साउंड को कहते हैं हम थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग, यानी जिसकी इंटेंसिटी 10⁻⁻12 थी। तो हम किसी भी साउंड को कंपेयर करवाते हैं थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग से, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। यानी हम सिंपली कह सकते हैं इट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ अ साउंड जिसकी इंटेंसिटी आई है सपोज करें, एंड लाउडनेस ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग जिसको हम I0 से शो करते हैं। यानी अगर आप डिफरेंस निकालना चाहेंगे लाउडनेस का तो इसको हम कहेंगे इंटेंसिटी लेवल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे log I। log I मतलब ये उस साउंड की इंटेंसिटी होगी जिसको हमें कंपेयर करवाना है, और माइनस log I0। I0 मतलब ये थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग है जिसकी इंटेंसिटी 10⁻⁻12 होती है। लॉगरिथम में आप एक उसूल आप पढ़ते हैं, अगर माइनस हो रहा है इसका मतलब है डिवाइड होगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं I/I0। इंटेंसिटी लेवल का जो यूनिट होता है SI यूनिट वो बेल होता है। दी SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल इज बेल। बेल इज दी SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। बेल बड़ा यूनिट है तो आप इसका छोटा यूनिट लिख सकते हैं। छोटा यूनिट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा ना तो अब ये यूनिट बेल से डेसीबेल बन जाएगा जिसको हम dB कहते हैं। तो जब हम, क्योंकि आपको पता है कि जब हम डेसी यूज़ करते हैं तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब है हमने अब डेसीबेल यूनिट जो है यूज़ किया हुआ है। इस पे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, पर एक बात यहाँ पे आप समझ लें। देखें, एक हमारे पास साउंड है जिसकी इंटेंसिटी सपोज करें 10⁻⁻⁻
6 है, और एक दूसरा साउंड है जिसकी इंटेंसिटी 10⁵ है। ठीक है, अगर हम इस साउंड की इंटेंसिटी लेवल निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? 10 मल्टीप्लाइड बाय लॉग I/I0। तो I की जगह में क्या रखूंगा? I की जगह रखूंगा 10⁻6 और नीचे रखूंगा 10⁻⁻12। तो इसकी जो इंटेंसिटी यानी ऊपर जाएगा तो +6 होगा, log 10⁻6, और 6 का लॉग 10⁻6 का लॉग 6 आएगा, तो इसकी इंटेंसिटी है 60 डेसिबल। अच्छा, अब आप देखें कि ये वाला जो साउंड है इसकी इंटेंसिटी थी 10⁻6, इसकी इंटेंसिटी है 10⁻5। इसका मतलब है इस साउंड की जो इंटेंसिटी है ना वो इस साउंड के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज़्यादा है। कितने टाइम्स ज़्यादा है? 10 टाइम्स ज़्यादा है। अब अगर आप इसकी इंटेंसिटी लेवल निकालेंगे तो इसकी इंटेंसिटी लेवल होगी 10⁵, 10⁻⁻12। तो इस हिसाब से आप निकालेंगे तो इसकी हो गई 70 डेसिबल। अब यहाँ पे मैं आपको एक काम की बात बताने वाला हूँ। काम की बात आप ये सुन लें, अगर आप किसी भी साउंड की इंटेंसिटी लेवल को इंक्रीज करना चाहते हैं बाय 10 dB, तो अगर आप किसी भी साउंड की इंटेंसिटी लेवल को 10 dB इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उस साउंड की जो इंटेंसिटी इंक्रीज करनी होगी वो 10 टाइम्स करनी होगी। अगर आप किसी साउंड की इंटेंसिटी 10 टाइम्स इंक्रीज करेंगे, यानी I इंक्रीजेस 10 टाइम्स, तो जो इंटेंसिटी लेवल है वो इंक्रीज बाय 10 dB। अगर आप किसी साउंड की इंटेंसिटी को 100 टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो जो उसकी इंटेंसिटी लेवल होगी वो 20 dB से इंक्रीज होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप किसी साउंड की इंटेंसिटी को 1000 टाइम्स बढ़ाएंगे तो उस साउंड की जो इंटेंसिटी लेवल होगी वो इंक्रीज होगी 30 dB से। यानी by increasing the intensity of sound 10 times we can increase the intensity level by 10 dB, or we can say if we increase the intensity of sound by 100 times then we can increase the intensity level by 20 dB। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। लास्ट में मैं पॉइंट लिख लेता हूँ। if intensity of sound is increased by 10 times then intensity level will be increased by 10 dB। ये पॉइंट आपको नोट करनी चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे एक और टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है पिच। ठीक है, सो पिच क्या है? तो हम कहते हैं पिच म्यूजिकल साउंड की वो प्रॉपर्टी है जो हमें डिस्टिंग्विश करती है कि ये साउंड ग्रेव है या ये साउंड श्रिल है। तो हम लिखेंगे इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ म्यूजिकल साउंड which distinguish between grave and shrill sound। और ये जो पिच होती है ये डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर विल बी पिच। अगर किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उस साउंड की पिच जो है ज़्यादा होगी। अब एक बात समझ लें, एक साउंड होता है जिसको हम ग्रेव कहते हैं और एक साउंड होता है जिसको हम श्रिल कहते हैं। ग्रेव साउंड उसको कहते हैं जिसकी पिच कम होती है और श्रिल साउंड उसको कहते हैं जिसकी पिच ज़्यादा होती है। सो ग्रेव साउंड क्या है? जैसे हमारे पास एक स्पायरो है,
द साउंड ऑफ स्पैरो इज श्रिल, यानी स्पैरो का जो साउंड है वो श्रिल है। श्रिल क्यों है? बिकॉज इट हैज हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई पिच। इस तरीके से वुमन का जो साउंड होता है वो भी श्रिल होता है, इसलिए क्योंकि वुमन के साउंड की जो पिच होती है या जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। इस तरीके से अगर आप मेन का अगर आप साउंड देखेंगे तो वो साउंड जो होता है वो ग्रेव होता है, क्योंकि उनकी साउंड की जो पिच होती है वो लो होती है, फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द साउंड ऑफ लैंप। लैंप का जो साउंड होता है, द साउंड ऑफ लैंप इज ग्रेव बिकॉज इट हैज लो फ्रीक्वेंसी एंड लो पिच। ये आपको बातें ज़हन में रखनी है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं क्वालिटी। क्वालिटी या हम इसको कहते हैं टिम्बर। व्हाट इज क्वालिटी? देखें, अगर हमारे पास दो साउंड ऐसे हैं जिनकी पिच भी सेम है, इंटेंसिटी भी सेम है, फिर भी या उनकी लाउडनेस सेम है, फिर भी हम उन दोनों साउंड्स को आइसोलेट करते हैं कि भाई ये साउंड इस साउंड से अलग है। जैसे आपका फ्रेंड आपसे टेलीफोन पे बात करता है तो आप फ़ौरन उसको रिकॉग्नाइज करते हो कि ये मेरा फ्रेंड ए, बी या सी बोल रहा है। वो जो आप रिकॉग्नाइज करते हो उसको कहते हैं क्वालिटी। या सपोज करो अगर हम सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड पियानो से प्रोड्यूस करें और सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड गिटार से प्रोड्यूस करें, तो जो इस फील्ड का आदमी होगा वो उसको डिस्टिंग्विश करेगा कि ये पियानो का साउंड है और ये गिटार का साउंड है। वो इस वजह से क्योंकि दोनों की क्वालिटी जो है डिफरेंट होती है। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ the characteristics of musical sound which enable us to distinguish between two sounds having same frequency and loudness, या having same pitch and loudness, या having same frequency and intensity, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, या सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं वी कैन आइडेंटिफाई द वॉइस ऑफ आवर फ्रेंड ऑन टेलीफोन बिकॉज ऑफ क्वालिटी या पिच कहते हैं इसको। क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? द क्वालिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन दी वेव फॉर्म्स। ये वेव फॉर्म्स पे डिपेंड करती है। वेव फॉर्म्स मीन्स ओवरटोन्स। सो ओवरटोन क्या होता है? तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ओवरटोन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना। देखें, अगर किसी इंस्ट्रूमेंट की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, अगर हम उसी इंस्ट्रूमेंट से 250 हर्ट्ज का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम कहेंगे हमने इसमें ओवरटोन क्रिएट किया है। ओवरटोन का मतलब होता है द फ्रीक्वेंसीज विच आर हायर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर नोन एज द ओवरटोन्स। ठीक है, जैसे हमने पिछले लेक्चर में स्टैंडिंग वेव्स में भी डिस्कस किया था। अब होता क्या है, सपोज करो हमारे पास एक गिटार है और गिटार जो हमारे पास है उससे भी हम सपोज करें 400 हर्ट्ज वाला साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरीके से पियानो से भी 400 हर्ट्ज वाला साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर आप देखोगे ये जो पियानो वाला साउंड होगा इसमें जो है फंडामेंटल हार्मोनिक्स भी होंगे और उसमें ओवरटोन्स भी होंगे, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन भी होंगे। इस तरीके से इसमें भी फंडामेंटल होंगे और ओवरटोन्स में होंगे। पर इसके जो ओवरटोन्स होंगे उनकी स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी और इनके जो ओवरटोन्स होंगे उनकी स्ट्रेंथ डिफरेंट होगी। सो ओवरटोन की स्ट्रेंथ डिफरेंस होने की वजह से हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये साउंड अलग है, ये साउंड अलग है, तो हम इस पैरामीटर को कहते हैं क्वालिटी। तो याद रखिएगा, क्वालिटी हमेशा ओवरटोन्स पे या वेव फॉर्म्स पे डिपेंड करती है। तो आप ये नोट करें तो फिर आगे डिस्कस करते हैं।
अच्छा, अब ये कुछ MCQs हैं, जैसे MCQs नंबर 1 है द इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल कन्वर्जेशन। नॉर्मल कन्वर्जेशन की इंटेंसिटी मैंने बताई थी 10⁻⁻6 होती है। द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज डबल्ड देन इट्स इंटेंसिटी। अगर आपने एम्पलीट्यूड डबल किया तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, तो इसलिए हम कहेंगे इंटेंसिटी बिकम्स 4 टाइम्स। द SI यूनिट ऑफ लाउडनेस, तो लाउडनेस का SI यूनिट सोन है। 1 सोन इज इक्वल टू डैश एट डैश, तो एक सोन जो है वो 40 dB के बराबर होता है एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज। उसके बाद क्वेश्चन है फाइंड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ पेन। तो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन की आपको पता है इंटेंसिटी कितनी है, 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप इंटेंसिटी लेवल निकालेंगे 10 log I अपॉन I नॉट। ठीक है, सो 10 log I की जगह रखेंगे 1 और I नॉट आपको पता है 10⁻⁻12 है। ये जब ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻+12 का लॉगरिथम 12 आएगा, तो इसका होगा 120 dB, यानी ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन है द इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज इंक्रीज बाय 30 dB देन इट्स इंटेंसिटी। तो मैंने बताया था अगर आप 10 डेसिबल इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं, इंटेंसिटी लेवल बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इंटेंसिटी को 10 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा, 10 टाइम्स। अच्छा, 10 dB के लिए 10 टाइम्स, 20 dB के लिए 100 टाइम्स और 30 dB के लिए 1000 टाइम्स, तो इसलिए हम लिखेंगे 1000 टाइम्स। The characteristics of musical sound which enable us to distinguish between grave and shrill sound is called। तो grave और shrill sound का जो differentiation होता है वो हमें pitch से होता है। The sound of sparrow is shrill। स्पायरो का जो साउंड होता है वो shrill होता है क्योंकि उसकी पिच हाई होती है, और ग्रेव और लैम्प का जो साउंड होता है वो ग्रेव होता है, वो इसलिए क्योंकि उसकी पिच लो होती है। तो पहले में आएगा हाई, दूसरे में आएगा लो। उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर विच कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड हैविंग सेम पिच एंड इंटेंसिटी। तो हम इसको कहते हैं क्वालिटी। तो आप ये MCQs नोट करें तो फिर आगे टॉपिक डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बीट। तो जैसे मैंने बेसिक लेक्चर में आपको बताया था कि बीट बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स की वजह से बनती हैं, और वो वेव्स उनके पास एम्पलीट्यूड सेम होता है, सेम मीडियम में ट्रेवल करती हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, पर उनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्पेशल टाइप, इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस का एक स्पेशल टाइप है। बीट्स बेसिकली हैं क्या, तो हम कहते हैं इट इज़ अ पीरियोडिक वेरिएशन in the intensity of sound। It is the periodic variation in the intensity of sound due to interference या due to superposition of 2 waves traveling in same medium in same direction। ठीक है, traveling in same medium in same direction but having slightly difference in their frequencies। ठीक है, यानी अगर 2 वेव्स सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी पर उनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो वो बीट्स प्रोड्यूस करेंगी। भाई बीट्स होती क्या हैं? तो बीट्स ऐसा फेनोमेना होता है, आप एक सिंगल साउंड ही सुनेंगे पर अचानक से उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी और एकदम से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जहाँ पे उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी वहाँ पे 2 वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस कर रही होंगी, और जहाँ पे उनकी इंटेंसिटी कम हुई होगी वहाँ पे 2 वेव्स ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की होंगी। यानी इस तरीके का कोई ग्राफ मिलेगा आपको जिसमें आप बिल्कुल पीरियोडिक वेरिएशन देखेंगे साउंड की इंटेंसिटी में, इस तरीके की देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली साउंड की इंटेंसिटी डिक्रीज हुई, फिर अचानक से इंक्रीज हुई,
और फिर ये डेंसिटी, फिर ये जो इंटेंसिटी है जो है डिक्रीज होगी और फिर दोबारा इंक्रीज होने लगेगी। तो ये जो पीरियोडिक वेरिएशन हो रही है साउंड की इंटेंसिटी में, हम इसको कहते हैं बीट्स। ठीक है, और यहाँ पे एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं द नंबर ऑफ बीट्स in 1 second. The number of beats in 1 second is called beat frequency. यानी 1 सेकंड में कितनी बीट्स प्रोड्यूस हुई, हम उसको कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। थोड़ी बात समझें, देखें अगर 1 सेकंड में एक मर्तबा साउंड हाई से हाई हुआ, एक मर्तबा साउंड हाई से फिर हाई पे आया, तो इसका मतलब है कि ये एक बीट प्रोड्यूस हुई। अगर 1 सेकंड में 2 मर्तबा साउंड जो है वो अपनी पीक पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, साउंड का जो वेव का जो प्रोफाइल है, अगर वो 1 सेकंड में 2 मर्तबा अपनी पीक को क्रॉस कर रहा है तो हम कहेंगे 2 बीट्स प्रोड्यूस हुए हैं। अगर 1 सेकंड में 3 मर्तबा आया है तो हम कहेंगे 3 बीट्स प्रोड्यूस हुए हैं। सो नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, तो F1 माइनस F2, यानी अगर एक साउंड की फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 50 हर्ट्ज से, दूसरे साउंड की फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 55 हर्ट्ज से, तो हम कहेंगे आप कितने बीट्स ऑब्जर्व करेंगे, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी होंगी, तो आप कहेंगे भाई बीट फ्रीक्वेंसी 5 होगी। इसका मतलब है आप 1 सेकंड में 5 मर्तबा हाई इंटेंस साउंड सुनेंगे। ठीक है ना, तो बीट फ्रीक्वेंसी हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं बीट पीरियड। बीट पीरियड जैसे आप जानते हैं इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी आप अगर समझें कि अगर आपने यहाँ देखा कि बीट फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, इसका मतलब है आप 1 सेकंड में 5 मर्तबा हाई इंटेंस साउंड सुनाई देगा। बीट पीरियड का मतलब होता है कि एक पीक से दूसरे पीक में जाने के लिए कितना टाइम होगा, यानी इन 2 पीक्स तक, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम हमें लगेगा, उसको कहते हैं बीट पीरियड। तो सिंपली कहते हैं इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो बीट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आ सकती है, आपसे पूछ सकते हैं बीट्स किसका रिजल्ट है, तो याद रखिएगा ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस है। और इसमें स्पेशल बात ये है कि 2 वेव्स जो हैं उनके बीच में फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। अच्छा, अब दूसरी काम की बात, जो हमारा एयर है वो 7 बीट्स ठीक पर सेकंड को ऑब्जर्व कर सकता है। अगर 7 से ऊपर होंगी तो हमारा एयर उनको डिटेक्ट नहीं कर सकता। सो ह्यूमन कैन डिटेक्ट 7 बीट्स पर सेकंड। 7 बीट पर सेकंड को ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। 7 से अगर ऊपर होंगे तो फिर हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अच्छा, बीट्स का फायदा क्या है? दीज आर यूज्ड टू ट्यून a musical instrument at desired frequency। देखें ये मैं क्या कहने जा रहा हूँ, देखें ये सपोज करें मेरे पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, गिटार है, कोई पियानो है, इसको मैं सपोज करें 120 हर्ट्ज के साथ ट्यून करना चाहता हूँ, यानी इसको मैं चलाना चाहता हूँ, पर इससे जो मैं साउंड प्रोड्यूस करना चाहता हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी 120 होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 120 का लाउड स्पीकर की मदद से एक साउंड चला लूँगा। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हुई, 120। अब मैं इसमें साउंड प्रोड्यूस करूँगा। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज नहीं होगी, सपोज कर लो थोड़ी कम होगी या थोड़ी ज़्यादा होगी, तो क्या प्रोड्यूस होंगी, बीट्स होंगी ना। पर अगर इसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली 120 हर्ट्ज हो गई तो आप देखेंगे आप बीट्स ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो अगर बीट्स प्रोड्यूस नहीं हो रही तो इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी भी 120 हर्ट्ज हो चुकी है। तो ये बीट्स की एप्लीकेशन है। अब आप इसको नोट करें तो इस पर कुछ एमसीक्यूज करते हैं। अच्छा, आप ये एमसीक्यूज देख लें। बीट्स आर द स्पेशल केस ऑफ, तो हमने डिस्कस किया था बीट्स इंटरफेरेंस का स्पेशल केस है। दूसरा क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द बीट्स टू साउंड वेव हैव स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन देयर
फ्रीक्वेंसीज, यानी फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। अ टोन ऑफ 520 हर्ट्ज इज ट्यून विद द टोन ऑफ 525 हर्ट्ज, फाइंड द नंबर ऑफ बीट्स इन 2 सेकंड्स। 1 सेकंड में कितनी बीट्स प्रोड्यूस होंगी, तो आप बीट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। बीट फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी, 225 माइनस 520 यानी 5, तो 5 बीट्स 1 सेकंड में होंगी। ये आपसे 2 सेकंड में पूछ रहे हैं, तो आप इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एन अननोन टोन विच ट्यून्ड विद अ टोन ऑफ 50 हर्ट्ज 10 बीट्स आर प्रोड्यूस। यानी देखें, अगर 50 हर्ट्ज के साथ आपने ट्यून किया ना, तो इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी या तो 510 होगी या तो 490 होगी। ठीक है, इफ इट इज ट्यून्ड, पर उसी को ही जब हमने 550 के साथ ट्यून किया तो 5 बीट्स प्रोड्यूस हुई, तो इसका मतलब होगा इसकी फ्रीक्वेंसी अब या तो 520 हर्ट्ज होगी या तो 510 होगी। तो हम वो वैल्यू उठाएंगे जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो है 510। दोबारा देख लें, इसके साथ जब हमने ट्यून किया तो 10 बीट्स प्रोड्यूस हुई, इसका मतलब है इसकी फ्रीक्वेंसी 10 नंबर ऊपर भी हो सकती है, 10 नंबर नीचे भी, यानी 510 भी हो सकती है, 490 भी हो सकती है। पर जब हमने इसको ट्यून किया 515 के साथ तो 5 बीट्स प्रोड्यूस हुई, इसका मतलब है इससे 5 नंबर ऊपर 5 नंबर नीचे, तो 5 नंबर ऊपर 520, 5 नंबर नीचे 510, तो दोनों केसेस में 510 कॉमन है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा 510। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हेन अ टोन इज ट्यून्ड विद अ टोन ऑफ 230 इट प्रोड्यूस 5 बीट्स, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। अगर 5 बीट्स प्रोड्यूस हुई हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी 235 भी हो सकती है, 225 भी हो सकती है, तो इसका ऑप्शन बोथ ए एंड बी होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखें, 2 sounds having wavelength 10 meter and 20 meter are tuned and produce 20 beats, find the स्पीड ऑफ साउंड्स। तो बीट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला f1 माइनस f2, ये 20 है, और फ्रीक्वेंसी कैसे मिलती है, स्पीड अपान वेवलेंथ। स्पीड दोनों की सेम होगी क्योंकि मीडियम सेम है, 1/10 माइनस 1/20। यहाँ पे इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 200, एलसीएम इसका 20 होगा, तो ये 2 माइनस 1 होगा, तो इसका मतलब है ये 20 इज इक्वल टू v/20, 20 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 400, तो इसका ऑप्शन डी होगा। इस तरीके से आज के लेक्चर में इतना ही है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।